हेलो स्टूडेंट्स। हम थर्मोडायनेमिक का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन हो सके इस टाइप से ये वीडियो बनाया जाए। लेकिन इसमें आपको करना ये है कि आपके पास जो थ्योरी है उससे आप मैच कर सकते हैं। इसमें सारे डेरिवेशंस नहीं आएंगे, कोई डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पर केवल आपको उनका समराइज फॉर्म बताया जाएगा जिसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पार्ट आता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब है सिस्टम के चारों तरफ का जो पार्ट जो सिस्टम को इफेक्ट करता है उस एरिया को हम सराउंडिंग कहते हैं। राइट, यानी ये मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम को इफेक्ट करने वाला या सिस्टम से इफेक्ट होने वाला एरिया, सिस्टम के बाहर का एरिया इज कॉल्ड सराउंडिंग, उसे हम सराउंडिंग में काउंट करते हैं। एक आता है हमारे पास सिस्टम टर्म। तो सिस्टम क्या होती है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसको स्टडी करना है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होंगी, और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री होती है। राइट, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज है? वो इंटरफेस जो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री कितने टाइप की हो सकती है? तो बाउंड्री रिजिड हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल हो सकती है। आपने पढ़ा हुआ है इसको। बाउंड्री में भी डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक का मतलब होता है जिससे हीट ट्रांसफर हो सके, एडियाबैटिक का मतलब होता है जिससे हीट ट्रांसफर ना हो। बाउंड्री रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। ये बाउंड्री कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। राइट, तो रिजिड बाउंड्री मतलब जब भी रिजिड टर्म आ जाए सीधी सी बात है कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री है इसका मतलब कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जैसे पिस्टन लगा होगा तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अगर पिस्टन का मूवमेंट हो सकता है इसका मतलब उस कंटेनर की बाउंड्री फ्लेक्सिबल कहलाएगी। अच्छा, रियल बाउंड्री, जैसे कोई कंटेनर ले लिया आपने स्टील का, उसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, वो रियल बाउंड्री कहलाती है। लेकिन अगर हम देखें कि मान लीजिए इस कंटेनर को हमने पानी भर के रख दिया, इसको गर्म कर रहे हैं, इसको किसी कंटेनर को हमने लेट से बंद नहीं किया, ढका नहीं, तो ऊपर एक खाली जगह होगी। यानी ये जो खाली जगह है इसमें कहीं तक आप इमेजनरी बाउंड्री सपोज कर लो कि यहाँ तक हमारा सिस्टम है, दैट इज इमेजनरी बाउंड्री। राइट, डायथर्मिक का मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है बाउंड्री से। एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, यानी इंसुलेटेड बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली बात सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री ये मालूम होना चाहिए। सिस्टम कुल मिला के वही पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास सिस्टम। उसके बाद यूनिवर्स पूरा सराउंडिंग कहलाता है, लेकिन हमें थर्मोडायनेमिक में पूरा यूनिवर्स को सराउंडिंग नहीं पढ़ना है। सिस्टम के बाद केवल उस पार्ट को हम सराउंडिंग मानेंगे यहाँ पर जो सिस्टम को इफेक्ट डालता है या जिससे सिस्टम इफेक्टेड होता है। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो ठीक है, बड़ा सिंपल है। ओपन सिस्टम आपने पढ़ा है, क्लोज सिस्टम आप जानते हैं, एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है भाई? ओपन सिस्टम का मतलब है जिससे मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम से केवल हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट। और आइसोलेटेड सिस्टम से यानी बिल्कुल इंसुलेटेड है ये, ना इसमें वॉल्यूम चेंज होगा ना कुछ होगा। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो इससे हीट ट्रांसफर होगी और ना ही मैटर ट्रांसफर होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस कितने टाइप की होती है? प्रोसेस कई टाइप की होती है, हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। राइट, इसमें कुछ और प्रोसेस के नाम भी आप पढ़ते हैं, जैसे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कोई सिस्टम अपने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो
और घूम कर वापस से कितनी भी स्टेप्स के बाद में उसी पॉइंट पर आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ए से कोई ए बी सी डी, ए से चलकर डी तक, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी, डी से फिर ए, यानी साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट होता है, राइट। कुछ हमारे पास आते हैं पार्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है इसका, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझना। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल लिखा हुआ है और इरिवर्सिबल लिखा हुआ है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये कि इनफाइनाइट स्टेप्स होती हैं इसमें, इनफाइनाइट स्टेप्स, पहली बात तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, वेरी स्लो प्रोसेस। और इसमें पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल आपको मानना है, कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होता है, और इसमें डीपी नेग्लिजिबल होता है। ये नेग्लिजिबल होता है, इसका मतलब आप यहाँ पर पी एक्सटर्नल को किसके बराबर मानेंगे, पी इंटरनल। और पी इंटरनल यानी प्रेशर ऑफ गैस, अगर कोई गैस फिल अप है तो हम उसी के लिए बात करेंगे, क्योंकि कंटेनर के अंदर इंटरनल प्रेशर अगर होगा तो प्रेशर गैस के कारण ही होगा। तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल होगा, और पी इंटरनल होगा तो यानी प्रेशर ऑफ गैस होगा, और प्रेशर ऑफ गैस को आप NRT अपॉन V लिख सकते हैं। आई रिपीट, हम जब कभी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, आगे भी याद रखना, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये याद रखना है कि पी एक्सटर्नल की जगह आप आइडियल गैस के केस में NRT अपॉन V डाल सकते हो। लेकिन ये बात आप इरिवर्सिबल में नहीं ले सकते। इरिवर्सिबल में कुछ डेफिनेट स्टेप्स होती हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स होती हैं। इसमें बहुत फास्ट होती है प्रोसेस, वेरी फास्ट। जैसे किसी कंटेनर पर कोई पिस्टन लगा हुआ है, अगर आपने उस पर कोई लाके एक बड़ा सा वेट रख दिया, जैसे ही आप वेट रखोगे पिस्टन एकदम से शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही आप वेट रखोगे पिस्टन मूव कर गया, यानी बहुत आपके सोचने से पहले ही पिस्टन मूव कर जाएगा, इतना फास्ट चलेगा। इसका मतलब ऐसी प्रोसेस इरिवर्सिबल में आती है। अच्छा, एक और बात, जैसे ही आपने किसी पिस्टन में ऊपर, जैसे ही आपने प्रेशर रखा है, कोई वेट लाके रख दिया, तो पिस्टन जब मूव करेगा तो वेट फील करने के बाद मूव करेगा, यानी जो प्रेशर आपने बढ़ा दिया उसके बाद सिस्टम मूव कर रहा है। तो जो प्रेशर टोटल सिस्टम फील कर रहा है वो पी एक्सटर्नल कहलाता है। अच्छा, जरा सोचो कि जब आपने पहले जब पिस्टन रखा हुआ था तो उसका कुछ, उसके ऊपर कुछ प्रेशर था, लेकिन जैसे ही आपने एक बड़ा सा वेट रख दिया तो अब नया जो प्रेशर होगा वो उससे बहुत ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा पी इसमें वेरिएबल, सॉरी डेल्टा पी इसमें नेग्लिजिबल नहीं होगा। यानी हम यहाँ पर पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी होगा, और डेल्टा पी नेग्लिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। ये मेन डिफरेंस है, आपको ये बात हर हाल में याद रखनी है यहाँ पर, कि हम इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल नहीं लिखेंगे, और इसी से फॉर्मूले जो डेरिवेशन आप करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। आई रिपीट, जब आपसे कभी कोई बात आपको क्वेश्चन में मिलती है, रिवर्सिबल प्रोसेस पहला स्टेप पी एक्सटर्नल अप्रॉक्स इक्वल टू पी इंटरनल इक्वल टू NRT अपॉन V रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, डेल्टा पी इज नॉट नेग्लिजिबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये मेन टर्म है आपके पास, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, तो वहां पर आपको इसमें चेंजेस आते हैं, इसी के कारण चेंजेस आते हैं। तो आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में जितने भी आप ग्राफ बनाते हैं, वर्क के ग्राफ, रिवर्सिबल वर्क के ग्राफ, वो सारे कर्व्ड होते हैं। खैर, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं वो स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। स्टेट फंक्शन में हमारे पास जैसे U इंटरनल एनर्जी, H S G T, ये सब हमारे पास स्टेट फंक्शन है। कभी कभी बच्चे इनको डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G, डेल्टा T, इनको स्टेट फंक्शन बोल देते हैं। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये चेंज इन स्टेट फंक्शन है, चेंज इन स्टेट फंक्शन। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है चेंज इन स्टेट फंक्शन की, क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट फिक्स है, इसका मतलब ये चेंज इन स्टेट फंक्शन फिक्स होगा। तो डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G, डेल्टा T, ये सब
चेंज इन स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होते हैं यू एच एस जी टी और भी होते हैं, बट ये आपको ये पढ़ने हैं मेनली, राइट। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं ओनली, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करता हो, अगर हम पाथ बदल देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी, उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। यानी कि W एंड Q, वर्क एंड हीट, हमारे पास पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल है। अगर आप किसी प्रोसेस में जैसे A से B तक जाने का कोई प्रोसेस है, अगर आप A से B के लिए चेंज करेंगे प्रोसेस, तो डेफिनेटली यहाँ वर्क और हीट में चेंज आ जाएंगे। अगर यहाँ W1 वर्क है तो यहाँ W2 मिलेगा, यहाँ W3 मिलेगा, यहाँ W4 मिलेगा। यानी अगर आप पाथ बदलेंगे तो वर्क बदल जाएगा। लेकिन आपको फिर भी इसमें एक बात याद रखनी है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो डिफाइन होनी चाहिए, तभी तो आप पाथ डिफाइन करेंगे। ये नहीं कि आपने एक पाथ लिया A से B के लिए और एक पाथ लिया A से C, ऐसा नहीं होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफाइन होती हैं, उसके बाद पाथ बदल के बात की जाती है। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पाथ चेंज कर रहे हैं उन दो स्टेट के बीच में, उसमें पाथ चेंज करने पर वर्क और क्यू हीट में चेंजेस आते हैं। तो जो प्रॉपर्टी पाथ पर डिपेंड करती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा इसमें कुछ एक और चीज बता देता हूँ मैं, कुछ एक्सटेंसिव इंटेंसिव टर्म होती हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये टर्म में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। मैंने ये इंडेक्स लिखा नहीं था। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ लो। वो प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नली अमाउंट पर डिपेंड करती है, यानी अगर अमाउंट चेंज करें तो प्रॉपर्टी बदल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट बदलने पर प्रॉपर्टी में चेंज ना आए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। जैसे वेट, अगर आप कहीं से एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी पड़ा है तो उसका कुछ वेट होगा, उसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दो तो वॉल्यूम कितने लीटर हो गया, 2 लीटर। यानी कि और उसका वेट बढ़ के भी कुछ हो गया, यानी जब आप पानी मिलाओगे तो उसका टोटल वेट भी बढ़ जाएगा ना। तो जो अमाउंट बढ़ाया तो वेट बढ़ गया, यानी कि वेट में चेंज आ गया। वेट में चेंज आ गया इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास या वेट, फिजिकल केमिस्ट्री मास और वेट एक ही बात चलती है। वॉल्यूम, मोल्स, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम बात करने वाले हैं जैसे डेंसिटी। डेंसिटी किसी सब्सटेंस की फिक्स है। अगर आप जैसे आपने एक कंटेनर में कोई सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन की कुछ डेंसिटी होगी। अगर आप उस सॉल्यूशन में से एक छोटा सा पार्ट 10 ml किसी दूसरे कंटेनर में ले लेते हो, तो जो 10 ml सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी और जो लार्ज कंटेनर में सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी सेम है, उसे बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। तो आप देखो, मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। तो आप प्लीज इन बातों को ध्यान रखें और कोशिश करें कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव को समझने के लिए इस बात को याद रखें कि हम कैसे उन्हें पढ़ सकते हैं। एक और चीज एक्सटेंसिव में बताते हैं, अगर हम सिस्टम को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं और डिवीजन करने पर वो प्रॉपर्टी बदल जाती है, या उस प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं, या उस मटेरियल में चेंज आता है, मटेरियल का मतलब प्रॉपर्टी चेंज आती है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव। जैसे आपने पानी लिया, 1 लीटर पानी है, उसको आपने छोटे छोटे 10 कप में भर के रख दिया, तो हर एक कप का वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर तो नहीं हो, तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एक्सटेंसिव। लेकिन अगर आप उसकी डेंसिटी देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि उसकी डेंसिटी तो हर कप में सेम है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव। यानी जो पर यूनिट टर्म जब भी आ जाए, पर यूनिट टर्म, वो सब इंटेंसिव में आ जाती है मोस्टली। जैसे मोलर गिव्स ए फ्री एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, मोलर इंटरनल एनर्जी, कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी होती हैं, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, राइट। अगर हम नॉर्मली बोलते हैं गिव्स ए फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप
मोल्स बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, एंट्रोपी में चेंज आएगा। अगर आप ज़्यादा मोल्स ले लेंगे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, कम मोल्स लेंगे एंट्रोपी कम हो जाएगी, रिलेटिवली कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी अमाउंट के साथ बदल सकती है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन भी है। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उन्हें देख लें। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसे आपको याद रखना है। आगे चल के हम जब इसको यूज करते हैं तो आपको मालूम रहना चाहिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे या ज़्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, राइट। DU इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चलिए आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं C से। Q इक्वल टू होता है हमारे पास mc/dt। m का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे आप ms डेल्टा टी भी बोलते हैं या ms dt भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि शॉर्ट में आप Q इक्वल टू आप इसे CDT भी लिख सकते हैं। CDT का मतलब है टोटल हीट कैपेसिटी, C का मतलब है टोटल हीट कैपेसिटी। एक्चुअली डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम के लिए डिफाइन होती है, पर ग्राम 1 ग्राम के लिए डिफाइन होती है स्पेसिफिक कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी कितने ही मास के लिए डिफाइन है, क्योंकि m का इंटू हो गया ना इसमें, ये पूरा mc की जगह हमने C लिखा हुआ है, टोटल हीट कैपेसिटी, राइट। आप जानते हैं DU इक्वल टू होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो DU इक्वल टू होता है NCVM/dt। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम Q को लिखेंगे तो QV इक्वल टू क्या कहलाएगा, NCVM/dt। N का मतलब होता है मोल्स, CVM हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि C की जगह मैंने लिखा हुआ है NCM। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में बोलेंगे तो NCVM होगा, कांस्टेंट प्रेशर में बोलेंगे तो NCPM होगा। इसी टाइप से एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू क्या होता है, NCPM/dt, राइट। एक और बात आप याद रखें, CPM माइनस CVM इक्वल टू होता है R, या CP माइनस CV इक्वल टू NR। अगर आप इसको CVM से डिवाइड कर देते हैं तो CPM अपॉन CVM -1 इक्वल टू R अपॉन CVM। तो एक टर्म आ जाती है आपके पास गामा -1 इक्वल टू R अपॉन CVM। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज इसको याद रखें। या CVM इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। तो गामा किसकी जगह लिखा गया, गामा लिखा गया, गामा इक्वल टू लिखा गया CPM अपॉन CVM, या गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। ये एक ही बात है, ये पर मोल के लिए डिफाइन किया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब ये वर्क के केस में हमें ध्यान रखना है। जब कोई सिस्टम हीट गेन करता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी Q इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो Q इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू। ऐसे वर्क डन बाय द सिस्टम यानी टू द सराउंडिंग, क्योंकि दो ही चीजें हमारे पास, सिस्टम और सराउंडिंग। बाय द सिस्टम जब होगा इसका मतलब वर्क हमारे पास, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी इसका एग्जांपल एक्सपेंशन होता है आपके पास, आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन में बाय डिफॉल्ट आप याद रखें, जब भी हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम आपके दिमाग में एक्सपेंशन टर्म आनी चाहिए।
तो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि एक्सपेंशन होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होगा तो हमारे पास W वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें कंप्रेशन का टर्म है। ये आपको वर्क के साइन कन्वेंशन याद रखनी है। वैसे भी मैं आपको नॉर्मली आगे बता दूं, वर्क का फॉर्मूला हमेशा -P एक्सटर्नल DV, PV वर्क में यही यूज होने वाला है आपके पास। PV वर्क में आप यही फॉर्मूला यूज करें ना, वर्क इक्वल टू -P एक्सटर्नल DV। आप देखो मैंने ये बोला हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि एक्सपेंशन हुआ यानी डीवी पॉजिटिव होगा, डीवी पॉजिटिव होगा तो देखो टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वर्क नेगेटिव होगा। इसी टाइप से वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन हुआ तो डीवी नेगेटिव होगा, डीवी मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो डब्ल्यू इक्वल टू -P एक्सटर्नल डीवी, वर्क पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक में डी यू इक्वल टू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक के लिए। यहाँ पर हम डी यू का फॉर्मूला जानते हैं, डी यू इक्वल टू एन सी वी एम डी टी होता है, आप हमेशा यूज कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए एन सी वी एम डी टी। डी डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, तो आप डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके लिए आंसर आएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हमेशा याद रखना, चाहे हम डेल्टा यू बोलें, डेल्टा एच बोलें, डेल्टा एस बोलें, डेल्टा जी बोलें, हम डेल्टा टी बोलें, कभी बोलें, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल का टर्म लिखना है। डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा एच बोला जाएगा आगे चैप्टर में एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, डेल्टा टी बोला जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कोई भी टर्म हो ये। इसी टाइप से इसमें मैंने जो बोला हुआ है डी यू इक्वल टू सी डी टी, मैं ये बात यहाँ पर बताने वाला था जब मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा था, तो मैंने इसको बोल दिया था कि मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन करते हुए अब मैं आपको यहाँ चीज़ समझाने जा रहा हूँ। डी यू इक्वल टू सी डी टी या सी वी डी टी बोलेंगे इसको, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म में लिखा जाता है। सी वी का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप लिख सकते थे डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी वी। आप देखो यहाँ पर इफ dt टेंस टू 0 देन cv टेंस टू इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा जाता है क्या हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आपको याद रखना है हाँ भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो हीट कैपेसिटी में चेंज आता है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, dt टेंस टू 0 देन cv टेंस टू इन्फिनिटी। ये बात cp के लिए भी एप्लीकेबल है, cp में भी आता है dt टेंस टू 0 देन cp टेंस टू इन्फिनिटी। कुल मिला के आपको याद रखना है अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी चाहे वो cp हो, cv हो, cm हो, चेंज होती है। वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता तो हम उसे मान लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है। डी एच यानी एच फॉर एंथैल्पी, डी एच फॉर चेंज इन एंथैल्पी, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी पी वी प्रेशर वॉल्यूम का टर्म है। हम इसको यूज कर सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, आप जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें एन आर टी का टर्म भी लिखेंगे आइडियल गैस के लिए। इसको हम लिख सकते थे ऐसे, इंटीग्रेट करें तो डी एच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी पी वी में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट होता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाता, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल दिए होते तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। कुल मिला के आपको हमेशा फॉर्मूला ये यूज करना है, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। क्वेश्चन में देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डी वी लिखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है वी डी पी लिखना, अगर दोनों वेरिएबल है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। आप इंडिविजुअल फॉर्मूले ना रटना, राइट।
अब अगर मान लीजिए हम आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात करते हैं तो पी डेल्टा वी की टर्म चल सकती है। आपकी मर्जी, आप यहाँ एनआरटी डाल सकते हैं। पहली बात मैं आपको एक बात समझा दूं, ध्यान से समझना। जब भी आइडियल गैस बोल दिया जाए तो आइडियल गैस में हमेशा एन कांस्टेंट ही रखना है आपको। आइडियल गैस में कभी मोल्स नहीं चेंज होंगे। तो वेरिएशन किस में आएगा? फिर टेम्परेचर में आएगा। यानी पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी ही लिख सकते हैं आप। डेल्टा एन जी आर टी नहीं लिख सकते आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए तो चेंज किस में मिलेगा आपको? टेम्परेचर में। क्योंकि पी डेल्टा वी का मतलब, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर डेल्टा एन जी आर टी होता है, वो केमिकल रिएक्शंस में आएगा। मोल्स अगर बदलना है आपको, डेल्टा एन जी का केस चेंज करना है, तो आपको केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर आइडियल गैस भर दिया, यानी एक कंटेनर में कोई आइडियल गैस ले ली, तो आप जब उसको हीट करेंगे या कूल टेम्परेचर कम करेंगे उसका, तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। यानी वॉल्यूम में चेंज जो आ रहा है वो टेम्परेचर के चेंज करने के कारण आ रहा है। हम पी डेल्टा वी की टर्म बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में बताया कि आइडियल गैस के केस में आप एन आर डेल्टा टी ही रहे। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन सकता था डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी एन आर टी। मैंने पी वी, अब मैंने आपको बताया कि चेंज किस में आएगा आइडियल गैस के केस में। तो डी एच इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी यू प्लस एन आर डेल्टा टी या एन आर डी टी। ये किसके टर्म में है फॉर्मूला? ये फॉर आइडियल गैस। जब भी आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन आए तो आपको ये टर्म यूज करनी है, एन आर डी टी। सेम केस अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन होती है, कोई केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन में मोल्स बदल सकते हैं। जैसे PCl5 गैस इज कन्वर्ट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहां पर जब केमिकल रिएक्शन बोला जाता है तो केमिकल रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट कंटेनर आइसोथर्मल वगैरह होता है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालो, आपके पास आ जाएगा 1। यानी हम यहां लिख सकते थे डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी एन आर टी। अब आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन तो जो वेरिएशन आएगा वो एन के साथ आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी डी एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला जाएगा? डी यू प्लस डी एन आर डी टी, सॉरी डी एन आर टी, वेरिएशन डी एन में केवल, या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस टाइप से केमिकल रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला है सी आर फॉर केमिकल रिएक्शन, और आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला है। ध्यान से देख लो इन चीजों। नाउ नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में हम रिएक्शंस में होने वाले चेंजेस से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डेल्टा आर एच कैलकुलेट करना है हमको, डेल्टा आर यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर सी पी एम कैलकुलेट करना है, या कुछ भी वटेवर। ये आर का मतलब है रिएक्शन। तो इसमें करना ये होता है, कोई भी टर्म निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं। रिएक्शन में 2 टर्म होती हैं, ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, एक रिएक्शन है। इसका कोएफिशिएंट ए बी सी सब मान लो गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर मुझे डेल्टा आर एच निकालना है तो डेल्टा आर एच का मतलब होगा टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसी टाइप से डेल्टा आर यू का मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसी टाइप से डेल्टा आर सी पी एम या कोई और टर्म भी निकालनी है तब भी, डेल्टा आर जी भी निकालना है तब भी, टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा आर एस भी निकालना है तब भी, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा आर सी पी एम टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सब चीजें इसमें कुल मिला के हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का टर्म यूज करना है। ये आप लिखना जानते हैं, जैसे मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखा। अब इसमें 2 केस हैं, एक स्टैंडर्ड स्टेट भी चलता है। तो हम यहाँ डेल्टा आर एच ऐसे लिख सकते थे, डेल्टा आर एच इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, न्यू पी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट का, न्यू आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट।
डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते हैं तो ये मैंने डिग्री लगाया, डेल्टा आर एच डिग्री, ये स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा जाता है एट स्टैंडर्ड स्टेट। डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आर डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच डिग्री इज इक्वल टू 0 फॉर किन के लिए, जो एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है N2 गैस में प्रेजेंट होती है, H2 गैस, O2 गैस, ब्रोमीन लिक्विड, Hg लिक्विड, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, यानी जो सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, उनके लिए डेल्टा एफ एच डिग्री यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टर्म 0 होगी। मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों बोलूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो फॉर्मेशन का टर्म है वो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए 0 ही होगा। इसमें H पॉजिटिव एक्वस के लिए 0 सपोज किया गया है, इसको आप याद रखना। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर H पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू 0। ये बड़ा स्पेशल केस है क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट का नहीं है, बट इसको सब अज्यूम किया गया है। अच्छा वापस सुनते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा एफ एच डिग्री स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट एलिमेंट के लिए 0 होता है, तो ये अकेला डेल्टा एफ एच डिग्री के लिए नहीं बात है, ये बात डेल्टा एफ जी डिग्री, डेल्टा एफ एस डिग्री, डेल्टा एफ यू डिग्री, किसी के लिए भी अगर हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुल मिला के हीट ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट में जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट प्रेजेंट है उनके लिए 0 होती है फॉर्मेशन का टर्म। लेकिन अगर कोई ये बोले कि क्या एच एम डिग्री 0 होता है, एच एम डिग्री 0 नहीं होता, एस एम डिग्री 0 होता है, नहीं होता है। ये मोलर एंट्रोपी स्टैंडर्ड स्टेट में है या मोलर एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में, ये फॉर्मेशन का टर्म नहीं है, ये 0 नहीं होती। ओके तो अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि डेल्टा एफ एच डिग्री एच गैस के लिए, तो ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही मतलब ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए 0 होता है, बाकी किसी के लिए 0 नहीं होती है, ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वर्क कैलकुलेट करने हैं। तो वर्क के लिए हम यहाँ पर वर्क पढ़ रहे हैं पीवी वर्क कैलकुलेशन, पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क भी होता है, ग्रेविटेशनल वर्क भी होता है, मैं पीवी वर्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्क के लिए फॉर्मूला डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ये फॉर्मूला आपको बाय डिफॉल्ट यूज करना है पीवी वर्क। ओके वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है डीवी 0। अगर डीवी 0 है तो आपको पता है डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी में डीवी अगर 0 हो गया तो वर्क कितना आ गया, 0, कोई वर्क नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या था, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और अगर वर्क 0 हो गया तो डी यू इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू वी, यानी आप बोल सकते थे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, राइट। यहां पर आप देखो इस स्टेटमेंट का मतलब बोलता हूं मैं, यहां पर डेल्टा यू के आगे साइन पॉजिटिव है यानी हीट, और क्यू के आगे साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरह से ये मान के चलें, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर हम यहाँ माइनस साइन लगा के साइड कर दोनों साइड बात करते तो आप देखो ये दोनों बातें एक नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। इसका मतलब क्या होता है, माइनस क्यू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, इसका मतलब जो सिस्टम है उसकी टेम्परेचर गिर रही है यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम ठंडा हो रहा है। इसके ऊपर वाले केस में वो सिस्टम गर्म हो रहा था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो कई बार अब बच्चे मैथमेटिकल टर्म लगा लेते हैं कि सर दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ प्रोसेस समझनी है, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। एक प्रोसेस में सिस्टम हीट गेन कर रहा है, एक प्रोसेस में सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में
प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। तो जब आपको वर्क निकालना है तो आप आराम से दो वॉल्यूम कैलकुलेट करो और V2 माइनस V1 सॉल्व करो। या अगर आपको ये नहीं दिया है तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ब्रैकेट में V की जगह क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस है तो nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, राइट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपको जो चीज़ें बोली गई, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, तो आपको वहाँ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, nRT2 अपॉन P2, आपको टेम्परेचर का वेरिएशन रखना है, क्या रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, इस टर्म को छोड़ो, थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया था जो आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये एक टर्म आ गया P डेल्टा वी। अब P डेल्टा वी क्यों बदल सकता है, P डेल्टा वी बदलने का रीजन, मैंने कहा आइडियल गैस है तो NR डेल्टा T हो सकता था, यानी कि P डेल्टा V की जगह हम NR डेल्टा T डाल सकते थे। आइसो बारिक बोला गया, इसका मतलब जो गैस का प्रेशर है वो P एक्सटर्नल के बराबर होगा, यानी कि W इक्वल टू माइनस NR डेल्टा T हो जाएगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस, तो रिएक्शन में मोल्स बदल जाएंगे और मोल्स बदलने से वॉल्यूम में चेंज आता है, यानी कि P डेल्टा V या P एक्सटर्नल डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते थे, डेल्टा NGRT, यानी कि हमारे पास वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। ये बात मैं पहले ही बता के आ गया हूं कि जब केमिकल रिएक्शन है तो आप माइनस डेल्टा NGRT लिखेंगे। जहां केमिकल रिएक्शन आ गया, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट आप उसे आइसोथर्मल केस मान के चलें कि जो कंटेनर है वो डायथर्मिक होगा। डायथर्मिक होगा तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है, इसका मतलब हमें इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मानना है। तो डेल्टा NGRT, ओपन वेसल बोल दिया जाए, क्लोज वेसल बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, तो हमारे पास वर्क कैलकुलेट करने का तरीका हो जाएगा W इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। नाउ नेक्स्ट इज आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं आइडियल गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, बट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। आइसोथर्मल आइडियल गैस में दो प्रोसेस हो सकती हैं, एक है हमारे पास रिवर्सिबल और एक है हमारे पास इरिवर्सिबल। तो चलो पहले यहां समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आइसोथर्मल बोला गया, इसका मतलब डी यू जीरो हो गया फॉर आइडियल गैस। आप ये याद रखना, डी यू इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमेशा, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हमेशा डी यू इक्वल टू जीरो होगा इफ डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल है। लेकिन ये बात मैंने आइडियल बोला है। बच्चे क्या करते हैं, कोई जनरल सब्सटेंस के केस में भी ऑलवेज लगा देते हैं कि उसमें भी आइसोथर्मल बोला गया डी टी जीरो तो डी यू जीरो। नहीं, ये टर्म केवल आप आइडियल गैस के लिए ध्यान रखें, स्पेशली डी टी इक्वल टू जीरो, इसका अंदर डी यू जीरो फॉर आइडियल गैस। तो यहां पर आपके पास टर्म क्या आ गया, माइनस डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी आप लिख सकते थे माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। या एक और टर्म आपके पास क्या हो सकती थी, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। आप देखो ऊपर वाली टर्म है जिसको मैंने A नंबर दे दिया, इसका मतलब ये है कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि वर्क पॉजिटिव दिख रहा है। B केस में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी जितनी हीट सिस्टम ने ली उतनी वर्क में कन्वर्ट कर दी। तो अगर ऐसा हुआ तो गैस गर्मी नहीं हुई। अगर आप किसी गैस को हीट देते हैं, जितनी हीट उसने ली उतनी वर्क में कन्वर्ट कर दी, इसका मतलब गैस के पास कितनी हीट रही, जीरो। इसका मतलब डेल्टा यू जीरो, जो हम ऊपर लिख के आए डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू जीरो। तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। आप ये ना सोचें कि लेफ्ट साइड माइनस लगा दिया, राइट साइड माइनस लगा दिया। दोनों में आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है।
अब बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो ठीक है, रिवर्सिबल वर्क की बात करते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी रिवर्सिबल टर्म आ जाए तो रिवर्सिबल टर्म में मेन बात क्या याद रखनी है, रिवर्सिबल टर्म में ये याद रखना है कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू होता है पी इंटरनल अप्रॉक्स, और पी इंटरनल की जगह हम डाल सकते हैं एन आर टी अपॉन वी। ये बात आपको याद रखनी, तभी आपके फॉर्मूले बदलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ये बात याद रखी तो आपको इंडिविजुअल फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वी वन से वी टू तक इंटीग्रेट किया तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। वी टू का मतलब है फाइनल वॉल्यूम और वी वन का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। आपको मालूम है आइसोथर्मल है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। इसका मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते थे, इसको आप रिप्लेस कर सकते थे तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस। इरिवर्सिबल, जब इरिवर्सिबल बोल दिया गया यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट याद रखना, जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये पता ना चले कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, कई बार नहीं दिया होता है रिवर्सिबल टर्म या इरिवर्सिबल, तो आपको याद रखना है कि कई बार लिखा होता है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्रेशर, अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्रेशर। तो जो फिक्स्ड प्रेशर बोला जा रहा है या कांस्टेंट प्रेशर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने एक वेट ला के रख दिया, जो जैसे ही आपने वेट रखा उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब वो प्रेशर के कारण वो सिस्टम मूव कर रहा है, जब तक वो मूव कर रहा है उसके और मूव करके रुक गया, तब तक मूव करने के स्टार्ट होने से लेकर रुकने तक प्रेशर कांस्टेंट ही रहा ना। तो ये जो केस है आपके पास वो इरिवर्सिबल का केस होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। आप यहाँ पर पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल होता है, आपको मालूम है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। और मैंने अभी ऊपर वर्क के केस में आपको ये लिख दिया था, आप यहाँ समझ लो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी अपॉन पी टू माइनस एन आर टी अपॉन पी वन। और याद रखना फाइनल प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर होता है, क्योंकि जैसे ही आपको अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे ही आपने पिस्टन के ऊपर वेट रखा, वो जब वेट स्टार्ट चलना शुरू किया और जहाँ जाके रुक गया, तो जो वेट एक्स्ट्रा रख दिया उसी के अगेंस्ट तो वो पिस्टन मूव कर रहा है टोटल प्रेशर के अगेंस्ट, और जब जाके रुक गया जो टोटल प्रेशर है वही उसका फाइनल प्रेशर होगा। यानी फाइनल प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर होता है किसी भी इस टाइप के सिस्टम में जिसमें पिस्टन लगा, अगर उसे बीच में कहीं ना रोका जाए तो ना। इसमें हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक होता है फ्री एक्सपेंशन और एक होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर। तो एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर का तो टर्म मैं आपको बता चुका। अब बात करते हैं हम लोग फ्री एक्सपेंशन। तो चलो यहाँ फ्री एक्सपेंशन समझते हैं। अगर फ्री एक्सपेंशन है इसका मतलब, अच्छा फ्री कंप्रेशन कभी नहीं होता, फ्री एक्सपेंशन ही होता है। फॉर्मूला हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। फ्री एक्सपेंशन है इसका मतलब पी एक्सटर्नल जीरो। अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो गया इसका मतलब ये टर्म जीरो हो गई, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो डी डब्ल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब वर्क जीरो है हमारे पास। राइट, कोई वर्क नहीं हुआ। आपने पढ़ा था डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। राइट, फ्री एक्सपेंशन है, कोई वर्क नहीं हुआ, ना सिस्टम ने हीट ली ना सिस्टम ने हीट दी, इसका मतलब डी क्यू जीरो। अगर डी क्यू जीरो इसका मतलब क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, इसका मतलब डी यू भी जीरो है। और अगर डी यू भी जीरो है, वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ध्यान से सुनो, हम प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल। अगर आप ध्यान से देखो आइसोथर्मल है, इसका मतलब यहाँ पर डी टी जीरो है, डी टी जीरो है तो हमारे पास डी यू भी जीरो है। तो दोबारा से इस बात को समझना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, डी यू इक्वल टू था हमारे पास डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू।
मैंने बताया कि पी एक्सटर्नल जीरो, डी डब्ल्यू जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस हेडिंग में लिखा हुआ है, आइडियल गैस है तो डी यू जीरो, तो यहाँ पर डी यू भी जीरो, डी डब्ल्यू जीरो, तो डी क्यू जीरो, सारी टर्म जीरो हो गई। लेकिन इसमें आपको जो बात याद रखनी है वो समझने वाली बात यह है कि कारण आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज क्यों जीरो है। यहाँ पर डी क्यू इसलिए जीरो है क्योंकि डी यू भी जीरो है और डी डब्ल्यू भी जीरो है, तो ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। लेकिन इसमें डी वी जीरो नहीं है, एक्सपेंशन है, इसका मतलब डी वी ग्रेटर देन जीरो, डी वी एंड इंटरनल सॉरी वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे ही एंट्रोपी भी बढ़ी तो डी एस ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी में भी चेंज आया है, आगे भी पढ़ेंगे आप लोग, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर। तो जो मैंने एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर में ऊपर पढ़ा के आ चुका हूँ, ये एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर में ये टर्म, तो इसको यहाँ पर पढ़ लें। नाउ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, या सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, ये टर्म। या आप जानते हैं सीवीएम इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, और गामा इज इक्वल टू सी पी एम अपॉन सी वी एम। आपको पता है गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में डी ओ एफ लिखूंगा। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n, n फॉर एटोमिसिटी, n फॉर एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स जो भी है। तो मोनो एटोमिक है तो एटोमिसिटी 1 होगी। तो यहाँ समझ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। शॉर्ट में देख लो इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में बताई जाती हैं इसमें, बट यहाँ हम शॉर्ट में बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना आ जाए इन चीज़ों को। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगी। आप स्पेलिंग भी देख लो, इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट हो रही है और 3 की स्पेलिंग भी टी से स्टार्ट है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है, 3 ही है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 केस होते हैं, लीनियर के लिए अलग, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी 2 केस होते हैं, लीनियर के लिए अलग, नॉन लीनियर के लिए अलग। तो लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2 और नॉन लीनियर के लिए वैल्यू होती है 3। ये आपको याद रखना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3। अगर आप ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को काउंट करें लीनियर के लिए तो टोटल 3 और 2 कितना हो गया? 5। यानी कि बचा कितना? 3n माइनस 5। टोटल 3 था, 3n था, 3n में से 5 को माइनस कर दो तो ये 3n माइनस 5 लीनियर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसी टाइप से अगर आप नॉन लीनियर के लिए जाएं तो अब आप इसमें लीनियर का डेटा काउंट नहीं करेंगे। अब किसका डेटा काउंट करेंगे? आप नॉन लीनियर का। यानी ट्रांसलेशनल तो 3 है और नॉन लीनियर कितनी है? 3। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। यानी नॉन लीनियर के लिए आप वैल्यू डालेंगे 3n माइनस 6। इस टाइप से आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सीवीएम कैलकुलेशन के लिए, फॉर सीवीएम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई विद r/2 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मल्टीप्लाई विद r। ये याद रखना। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हीलियम है या नियॉन है, कोई मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा कोई और डिग्री फ्रीडम होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n। एटोमिसिटी कितनी है? 1। तो 3 × 1 = 3। इसका मतलब केवल कौन सी रहेगी उसमें? ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल में ही मिल गई। ट्रांसलेशनल कितनी होती है? 3। मैंने आपको बता रखा है। तो अब आप यहाँ पर निकालेंगे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो सीवीएम कितना होगा आपके पास? मैंने अभी आपको बताया कि सीवीएम के लिए हम ट्रांसलेशनल को किससे डिवाइड करेंगे? r/2 से। तो 3r/2 हो गया। यानी सीपीएम कितना होगा? सीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है? सीवीएम प्लस आर। अभी आपने पढ़ा था सीवीएम माइनस सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर। तो सीपीएम इक्वल टू क्या होगा? आर प्लस सीवीएम। तो आर प्लस सीवीएम वैल्यू डालेंगे, यानी सीपीएम कितना आ गया हमारे पास? r + 3r/2। यानी कि सीपीएम इज इक्वल टू कितना आ गया? 5r/2। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, ये आपको आ जाएंगे कैलकुलेट करना। नाउ नेक्स्ट इज एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एडियाबेटिक हेडिंग से ही ध्यान से देख लो, हेडिंग जैसे हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक टर्म आ गया, इसका मतलब इसमें Q0 हीट ट्रांसफर नहीं होगी, कंटेनर की वॉल इंसुलेटेड होंगी, यानी वो सिस्टम सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हो गया। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मोल्स कांस्टेंट रखने हैं, हमको ध्यान रखना है। एक्सपेंशन कंप्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डी क्यू जीरो हो गया, इसका मतलब डी यू इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डी डब्ल्यू। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू या माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, देख लो। एक में जैसे मैंने यहाँ ए और बी नंबर दे दिया, ए केस देखो, ए केस में डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर एक कंटेनर इंसुलेटेड है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो कंटेनर के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा केस माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ है, माइनस डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यानी कि कंटेनर की जो इंटरनल एनर्जी है या गैस की इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, ये नहीं बोलना कि माइनस काट दो, दोनों साइड से एक ही बात दिखेगी। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो कैलकुलेशन ऑफ वर्क है वो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू वर्क ये है, और डेल्टा यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन सी वी एम डी टी। यानी आप वर्क इक्वल टू जब भी वैल्यू डालेंगे एन सी वी एम डेल्टा टी, या डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू एन सी वी एम डी टी, कोई भी टर्म यूज करना है। कुल मिला के जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी सॉरी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एन सी वी एम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल का मतलब मैंने T2 लिखा हुआ है और टी इनिशियल का मतलब T1 लिखा हुआ है, राइट। एडियाबेटिक वर्क में एक ही फॉर्मूला होता है वर्क कैलकुलेट करने का, चाहे वो प्रोसेस एडियाबेटिक रिवर्सिबल हो या वो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल हो। डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी। बट इसमें T2 P2 V2 कैलकुलेट करने के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पर ध्यान रखना होता है। तो मैंने यहाँ हेडिंग बनाई हुई है कैलकुलेशन ऑफ P2 V2 T2 इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में P2 V2 T2 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लो। एक फॉर्मूला याद रखो, इसमें PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सब आपको डेराइव कराए हुए हैं, राइट। और आपको पता है आइडियल गैस है, इसका मतलब मोल कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT में कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या हो गई, nR कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब V की जगह आप T अपॉन P डाल सकते हो, या P की जगह आप T अपॉन V डाल सकते हो, या T की जगह PV डाल सकते हो। तो जो जरूरत पड़े आप वहाँ डाल दो। तो आप जरा समझना ध्यान से, यहाँ पर PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर V की जगह T अपॉन P डालते हैं, तो V की जगह T अपॉन P डालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, P पावर 1 माइनस गामा P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन बी, अगर मैंने गलत लिखा है तो आप सही कर लेना उसको, राइट। इसी टाइप से इस फॉर्मूले में वापस आ जाओ, इसमें P की जगह T अपॉन V डाल दो। अगर T अपॉन V डालोगे तो T V पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर सी। ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, आप इन तीनों फॉर्मूले को यूज करना सीख लो, याद करना कैसे कैलकुलेट करते हैं वो याद रखो। मैंने आपको शॉर्ट में कैलकुलेट करके बता दिया, डेरिवेशन तो बहुत कुछ है इसका, बट आप एक तो याद रख सकते हैं PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें V को रिप्लेस करो T को। हो सकता है मैंने लिखने में मिस प्रिंटिंग की हो, आप सही कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज इन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में T2 P2 कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था इरिवर्सिबल आते ही याद रखना है P एक्सटर्नल की जगह हम nRT अपॉन V नहीं डाल सकते। मैंने अभी आपको रिवर्सिबल केस समझाया था, यानी डी यू इक्वल टू हमारे पास है डी डब्ल्यू, और डी यू का मतलब है एन सी वी एम डी टी, डी डब्ल्यू का मतलब है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। इंटीग्रेट कर दो अगर आप इसको, तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन।
अगर आपको इसमें कॉस्ट फॉर्मूले में T2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T1 पूछा है, T1 निकाल सकते हो, T1 दिया है, V2 दिया है, V1 दिया है, T2 निकाल सकते हो। जो भी चीज़ें दी हैं एक कोई निकालनी है। V और T का रिलेशन ये है। अगर P और T का रिलेशन चाहिए तो आप इसमें यहाँ पर V की जगह NRT2/P2 NRT1/P1 डाल दो, यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1 गामा -1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T2/P2 माइनस T1/P1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो T और P का रिलेशन आ गया। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है आप उसे सॉल्व कर लो। आपको T और P का रिलेशन चाहिए इरिवर्सल, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले इरिवर्सिबल के लिए यूजफुल हैं, और ये जो ऊपर लिखे थे वो रिवर्सिबल। तो आपको ध्यान रखना है एडिवेटिक रिवर्सिबल यूज कर रहे हैं या आप एडिवेटिक इरिवर्सिबल यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एडिवेटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। तो रिवर्सिबल इसमें ध्यान रखो, एक हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और एक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात, हम दोनों प्रोसेस में रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल वर्क में या तो आप प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे या वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे। तो कुल मिला के इनिशियल स्टेज तो सेम होगी। एक्सपेंशन में ग्राफ कुछ इस टाइप से चलता है, रिवर्सिबल ग्राफ हमेशा कर्व्ड होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल एडिएबेटिक होता है। ये टर्म याद रखना, ग्राफ में सब कुछ आपको नोट्स में बताया गया है, ठीक है ना। आपने अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, कुछ भी हो, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क रिवर्सिबल एडिएबेटिक वर्क से ज़्यादा होता है। ऐसे ही कंप्रेशन केस में, इन केस ऑफ कंप्रेशन, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज लेस देन वर्क रिवर्सिबल एडिएबेटिक। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों रिवर्सिबल वर्क की बात की है। आइसोथर्मल वर्क कंप्रेशन केस में, कंप्रेशन बोला है, कम हो जाएगा, जबकि एक्सपेंशन में आइसोथर्मल वर्क एडिएबेटिक से ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू गामा हो सकती है, x की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। अगर 0 है x की वैल्यू, यानी PV पावर 0, V की पावर अगर 0 हो गई यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक। P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब PV इक्वल टू NRT होता है। तो NRT कॉन्स्टेंट हो गया, यानी T कॉन्स्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल। अगर मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू गामा है, तो PV पावर गामा, और ये हम एडिएबेटिक में पढ़ के आए, इसका मतलब ये एडिएबेटिक रिवर्सिबल होगी, एडिएबेटिक। और अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये आइसोकोरिक। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। सभी प्रोसेस को कॉमनली हम नाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो होता है CM इक्वल टू CVM प्लस R/1 - x। ये फॉर्मूला, एक जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू निकालना, आंसर दिया रहेगा, तो आप इसमें वैल्यू डाल देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में? देखो, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए मैंने ये हेडिंग इसलिए बनाई है क्योंकि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात करनी होती है। आप देखो, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क है। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस हमारे पास क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज वर्क डन अगर होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन होगा, तो आपको उसमें एरिया निकाल लो। अब जैसे मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया, ये दिया हुआ है आपको, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है आप वो निकालो, तो ये हमारे पास वर्क होगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज है, तो इसमें आपको एक्सपेंशन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और कंप्रेशन की वैल्यू कम मिलेगी। तो यानी क्लॉकवाइज वर्क में हमें नेगेटिव मिलेगा वर्क डन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो आप देखो, इस ट्राइंगल में मैंने एंटी क्लॉकवाइज ट्राइंगल बनाया हुआ है, यानी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब मैं इसको नाम देता हूँ ABCD। तो आप यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ABCD, यहाँ पर आप बोल सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, सॉरी।
तो यहाँ प्लस साइन यानी क्लॉकवाइज वर्क जब आप लिखेंगे तो आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, और एंटी क्लॉकवाइज वर्क आप लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में मेनली हमको ये बात बताई गई है कि कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। हीट इंजन कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है, ये अभी हमने पढ़ा हुआ है। कार्नोट साइकिल भी आप पूरा ड्राइव किए हुए। हमें पता चलता है कि जो हम जैसे एक सिस्टम है, ये सोर्स है T2 हाई टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोई हीट इंजन है HE फॉर हीट इंजन, और ये कोई सिंक है जिसका टेम्परेचर T1 है, तो इसका टेम्परेचर कम है। मैं T डाउनवर्ड बनाने का मतलब है कम टेम्परेचर है। अगर यहाँ से कोई हीट ली यानी Q2 हीट गेन की सिस्टम ने, और इसने सिंक को T1 हीट दी, ये सिंक है, ये सोर्स है, और इसने कुछ वर्क में कन्वर्ट की, यानी कि जो हीट ली वो पूरी पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ हीट सिंक में गई है। इसका मतलब ये कि Q1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा ही नहीं, राइट। Q1 इज नॉट इक्वल टू 0, Q1 कुछ ना कुछ तो होगा, तो Q1 कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। एफिशिएंसी ऑफ हीट निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अपॉन Q2, जो भी हीट एब्जॉर्ब कितने की Q2, और वर्क डन बाय द सिस्टम W, तो हम एफिशिएंसी लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन Q2। हमें एफिशिएंसी लिखना है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, दैट्स वाई उसका साइन नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा है, बट एफिशिएंसी पॉजिटिव ही लिखी जाती है। इसी टाइप से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, W ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। आप इसको ये भी लिख सकते थे, ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। अगर आपको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो ईटा इज इक्वल टू W is divided by total heat absorbed into 100, या ईटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इंटू 100, या आप लिख सकते थे ईटा इज परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। हाँ, अगर कभी ऐसा आ जाए कि सिस्टम ने हीट गेन की Q2 और सराउंडिंग को हीट रिलीज कर दी Q2 से ज़्यादा, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल प्रोसेस है। या आप ये बोलो कि सर उसने हीट ली Q2 मान लीजिए 100 जूल ली, और वर्क कर दिया उसने 110 जूल, तो ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है। वर्क हमेशा Q2 से कम ही मिलेगा, जो हीट सिस्टम गेन कर रहा है उससे कम वर्क ही मिलेगा, वही पॉसिबल प्रोसेस है। अगर Q2 W के बराबर आ गया यानी कि एफिशिएंसी मैक्सिमम है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी में तो बहुत कुछ पढ़ने को है हमारे पास, ठीक है ना, तो मैं लौट के बात करता हूँ एंट्रोपी में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। बट कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी क्या होती है पहले मैं उस पर आता हूँ। जब भी आप एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो कौन से फॉर्मूले यूज करना है वो आप समझ लो। कभी भी याद रखना, पहले तो ये याद रखना एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो कोई ये नहीं कहेगा कभी भी, अगर आप कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि सर हम रिवर्सिबली जाएंगे या इरिवर्सिबली जाएंगे, फॉर्मूले की शक्ल तो रिवर्सिबल जैसी लगती है और इरिवर्सिबल का टर्म यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट फंक्शन है, आप चाहे रिवर्सिबली जाओ चाहे इरिवर्सिबली, से पाथ से कोई मतलब नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल डिफाइन है तो आपको एंट्रोपी तो फिक्स मिलेगी। इसलिए डेल्टा एस सिस्टम के लिए, रिपीट करता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम के लिए जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू NCVM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1, हमेशा ये फॉर्मूला लगाएं। सिस्टम के लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास। हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर टर्म आ गया तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NCPM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। ये आप अप्लाई कर लेना फॉर्मूले में। अब P1 अपॉन P2 लिखना है, T2 अपॉन T1 लिखना है, ये आप चेंज करके लिख सकते हैं जो भी आपको वैल्यू दी है। हाँ, मैं आपको मेन फॉर्मूला जो बताने वाला हूँ वो ये है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसको चलिए मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला, इसका बहुत यूज है, आगे भी मैं इसी को यूज करूंगा। आप हमेशा जब भी डेल्टा एस सिस्टम निकालना है आप इस फॉर्मूले को लगा देना जो मैंने रेड कलर से मेंशन किया।
ठीक है ना। और अगर फॉर्मूले में आपको लगता है कि सर आपने P1/P2 लिख दिया, उसमें नोट्स में P2/P1 है, तो नोट्स में जो लिखा है, जो आपने सही लिखा है वही लिखने का। यहाँ लिखते टाइम मिस प्रिंटिंग अगर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने वहाँ पर गलत लिख दिया, आपको उसे करेक्ट कर लेना है। तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ये टर्म आपको यूज करनी है मेनली। और आप नोट्स को मिलाएं जिससे कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। सिस्टम के लिए एक ही फॉर्मूला है, लेकिन सराउंडिंग को अगर आपको निकालना है तो सराउंडिंग के लिए भी एक ही फॉर्मूला है आपके पास। वो कौन सा फॉर्मूला है डेल्टा एस निकालने के लिए? डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी या क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, जो भी टर्म है, एक ही फॉर्मूला है। आप डेल्टा एच अपॉन टी ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। चलो मैं और इसमें इसको हटा भी देता हूँ। आप सराउंडिंग के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला कभी कभी सिस्टम के लिए भी यूज होता है। तो अगर फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज इन सिस्टम, तो आप सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा एस सिस्टम उस समय ही ये यूज होगा, उस समय फिर ये ऊपर जो रेड कलर से मार्क किया था वो नहीं यूज होगा। फिर होगा डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, क्योंकि फेज चेंज इज वन टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा आर एच लिखते हैं हम उसको। अब आप एक बात और समझ लो कि सर ये फॉर्मूला जब आपने सराउंडिंग के लिए बताया था तो आपने सिस्टम के लिए क्यों बता दिया? तो उसका कारण, जब फेज चेंज होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है? सराउंडिंग के साथ। तो जितना चेंज सिस्टम में आएगा उतना ही चेंज सराउंडिंग में आएगा। तो जो सिस्टम सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिखा है? सिस्टम के लिए। तो सिस्टम के लिए डेल्टा एच अपॉन टी फॉर्मूला केवल फेज चेंज के टाइम में यूज करना, इसके अलावा कभी यूज मत करना। हमेशा सिस्टम में डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो ये यूज करना है। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें पूछा जाता है डेल्टा एस सिस्टम भी निकालो और सराउंडिंग भी निकालो, तो डेल्टा एस सिस्टम के लिए तो ऊपर जो रेड कलर से मार्क किया वो फॉर्मूला चिपका देना, और सराउंडिंग के लिए जो बताया वो चिपका देना। डोंट टेल, मतलब ये मत सोचना उस समय कि सर वो उसमें रिवर्सिबल नहीं दिया, कुछ नहीं परेशान होने का। आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आप, हाँ, अगर सिस्टम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सराउंडिंग की वैल्यू नेगेटिव लिखनी है। अगर सिस्टम नेगेटिव आ रहा है तो सराउंडिंग पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो मैं उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। तो आप इनसे क्वेश्चन करो एंट्रोपी का। अब एंट्रोपी में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की, वो मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। अब देखो, एंट्रोपी एंट्रोपी होता है रैंडमनेस, आप जानते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। किसी एक कंट्री में ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, कम मॉलिक्यूल हैं एंट्रोपी कम होगी। किसी एक मोल गैस को 2 लीटर में रख दो, कुछ एंट्रोपी होगी। अगर यही एक मोल गैस 5 लीटर में डाल दो तो एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी। एटोमिसिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे O3 और O2 में एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है? ओबियसली एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है? O3 की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो एटोमिसिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होती है। फेज चेंज होता है तो फेज चेंज में एंट्रोपी के लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं। देखो आप यहाँ पर फेज चेंज, जैसे H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा तो एंट्रोपी में चेंज आएगा। एंट्रोपी में चेंज आएगा तो डेल्टा आर एस इक्वल टू क्या निकालना है? टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि H2O गैस की एंट्रोपी में से H2O लिक्विड की एंट्रोपी माइनस करनी है, आपको मालूम है, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो डेल्टा आर एस, मैंने पहले भी ये टर्म कॉमन बोल दिया था कि जब भी डेल्टा आर एस का केस आ जाए या डेल्टा आर एच आ जाए या डेल्टा आर यू आ जाए, हमेशा टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट करना होता है। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, समराइज फॉर्म बता दिया है मैंने। आप अलग अलग जाके उनको बार बार पढ़ोगे आप और कन्फ्यूज होगे। जो चीज़ें कॉमन है वो तो कॉमन समझना है। इसी टाइप से आप डेल्टा आर एस के लिए बहुत सारे डेरिवेशंस जो आपने नोट्स में लिख रखे हैं वो आप पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन आप इन चीज़ों को जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दी, अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली फॉलो करो इस बात, राइट। आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है
डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। तो आइसोथर्मल बोल दिया गया। आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी चेंज क्या आता है, टोटल एंट्रोपी क्या होती है। तो पहली बात तो याद रखना, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ रही है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल हमारे पास 0 रहेगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। डेल्टा एस टोटल कभी भी हमारे पास लेस देन 0 नहीं होगा। डेल्टा एस का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, जो भी टर्म आप पढ़ते हैं ठीक है, अच्छी बात है वो सारी टर्म। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो डेल्टा एस इक्वल टू 0 किसके लिए, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। और डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 इम्पॉसिबल प्रोसेस है, इम्पॉसिबल। तो आपको ये याद रखना है कि ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये नहीं करना। कैलकुलेशन, अभी रेड कलर का फॉर्मूला याद कर लो, अभी मैं आगे लिखने वाला हूँ, इसमें शकल देख लो ध्यान से। डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। आप देखो यहाँ पर आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। आइसोथर्मल बोला है यानी T1 इक्वल टू T2 है, T1 इक्वल टू T2 है। इसका मतलब ये कि अब मुझे इस फॉर्मूले में जो प्लस से पहले वाला डेटा लिखा हुआ है उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें T1 अपॉन T2 इक्वल है, इसका कोई यूज़ नहीं है। यानी मेरे पास इसमें फॉर्मूला क्या बच गया, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। यानी हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास होगा, सिस्टम में लिखा है तो सिस्टम ही है, एन आर एल एन V2 अपॉन V1 जो ऊपर लिखा था। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस और डेल्टा एस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेकिन अगर हमने एक्सपेंशन बोला है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन हुआ यानी V2 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, 0, यानी सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। क्वेश्चन कई बार आता है कि सर ये जो आपने लिखा है ये 0 कैसे है। मैं यहाँ पर बता दूं, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू आपने लिखा है प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये क्यू अपॉन टी, तो ये कैसे आता है वो भी देख लो। यहाँ आपने पढ़ा हुआ है प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पर हेडिंग ध्यान से देख लो, आइसोथर्मल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हो, आइसोथर्मल है, इसका मतलब डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आइसोथर्मल में डी यू 0 होता है, यानी हमारे पास क्या बचा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, माइनस साइन लगा दो। डी डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला आप लिखोगे तो माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1 डेराइव करोगे आप इंटीग्रेट करके, ये माइनस क्यू हो जाएगा। यानी आपको पता है कि क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर टी, सॉरी एन आर एल एन V2 अपॉन V1। आप देख लो ये क्यू अपॉन टी इक्वल टू ये टर्म है, तो क्यू अपॉन टी इसकी जगह लिखा जा सकता है, यहीं तो लिखा था, ये लिखा है पूरी वैल्यू, ये उसकी जगह मैंने क्यू अपॉन टी लिखा है, यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्यू अपॉन टी इक्वल, और इधर लिखा है डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी, दोनों को ऐड करोगे आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ्री एक्सपेंशन है, अगर फ्री एक्सपेंशन है तो फिर से वही घटना है, फ्री एक्सपेंशन है इसका मतलब यहाँ P एक्सटर्नल 0 है, P एक्सटर्नल 0 है इसका मतलब वर्क 0 है, वर्क 0 है इसका मतलब यहाँ पर अब ऊपर बोला गया आइसोथर्मल है तो dt 0 है, dt 0 है इसका मतलब du 0 है, du 0 है इसका मतलब dq 0 है। सब फ्री एक्सपेंशन में ये सारी टर्म हो गई। लेकिन आपको पता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब dv ग्रेटर देन 0, इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v1। तो फॉर्मूला हमारे पास है एन आर एल एन V2 अपॉन V1 डेल्टा एस इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, ये डेल्टा एस इक्वल टू लिखा है भाई, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0, क्योंकि सराउंडिंग से तो उसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ना सराउंडिंग को हीट ली ना सराउंडिंग को हीट दी, तो यहाँ पर आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। ऐसे ही
एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर, एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर में भी यही केस है बिल्कुल। डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। लेकिन सिस्टम के लिए मैंने बोला था आइडियल गैस में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। और सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर एक्सपेंशन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ भी टोटल ग्रेटर देन जीरो। प्रोसेस कौन सी है? इरिवर्सिबल। चलिए मैं दूसरा केस बता दूं, एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन। वापस ध्यान से सुनो, एडिएबेटिक का केस आ गया। एडिएबेटिक में यहाँ पर एडिएबेटिक में क्यू जीरो हो जाता है। क्यू जीरो हो जाता है, इसका मतलब सिस्टम से हीट, सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है ना सराउंडिंग को हीट दे रहा है। इसका मतलब अब एडिएबेटिक सिस्टम में सराउंडिंग का कोई इंटरफियर नहीं है, यानी डेल्टा सराउंडिंग जीरो जीरो जीरो, डेल्टा सराउंडिंग जीरो। क्योंकि जब एडिएबेटिक बात है तो सिस्टम का सराउंडिंग से कुछ लेना देना है ही नहीं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, और ये वैल्यू होती है जीरो। तो ये टोटल जीरो प्लस जीरो इक्वल टू डबल जीरो। अब क्वेश्चन कि सर ये जीरो कैसे कर दिया आप, तो आप देखो ध्यान से, प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, हेडिंग देख लो, एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन। तो यहाँ देखते हैं एडिएबेटिक में डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको पता है डी क्यू की वैल्यू जीरो, इसका मतलब डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू एन सी वी एम डी टी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल पढ़े ना हम, यहाँ देखो हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिख, एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी। तो ठीक है, डाल देते हैं हम इसको, यानी हमने लिखा यहाँ एन सी वी एम डी टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी, पी एक्सटर्नल डी वी था, सॉरी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ध्यान देना इसको, डी वी। ठीक है, अगर और भी जगह मिस प्रिंटिंग होगी तो आप उसे अपने हिसाब से सही कर लेना, लिखते टाइम कई बार याद नहीं रहता, डी वी। तो यहाँ पर आप देखो एन सी वी एम, एन से तो एन कैंसिल हो गया, पहली बात तो ये। ओके, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर अपॉन सी वी एम डी वी अपॉन वी। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको यहाँ टर्म क्या मिलेगी, एन सी वी एम डी टी, सॉरी मैंने इसको ज़्यादा कैलकुलेशन में चला गया, जो हमें प्रूव करना है वो है। तो आप देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दो, डी टी यहाँ जाएगा तो एन सी वी एम डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर डी वी अपॉन वी माइनस, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। आप देखो इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर इंटीग्रेट होगा, नेगेटिव का साइन होगा, लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, और ये टर्म किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू जीरो डाली है। ये सारी टर्म आपको कैलकुलेशन में आनी चाहिए, मैथमेटिकल टर्म है, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ओके, स्पेस नहीं मिल रहा है अब आगे। ओके, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में फिर वही सारी चीज़ें जो ऊपर बताई थी मैंने फ्री एक्सपेंशन में, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में आपको पता है कि वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर जो टर्म आएगी हमारे पास डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपन टी वन। अब आपको होता है फ्री एक्सपेंशन में डी टी जीरो होगा, डी टी जीरो होगा, इसका मतलब ये आगे का जो पार्ट है प्लस से पहले वाला पार्ट वो जीरो हो जाएगा। अगर प्लस से पहले वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास अब क्या बचा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बचेगा एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, और ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि वी टू ज़्यादा है वी वन से एक्सपेंशन में, तो ये ग्रेटर देन जीरो, और फ्री कंप्रेशन नहीं होता है, फिर से सुन लो, राइट। इसी टाइप से यहाँ पर हम फिर डिस्कस कर रहे हैं।
ये कुछ ओवर राइटिंग हो गई है नोट्स में, वो पता नहीं क्या ओवर राइटिंग हुई है। ठीक है, चलिए खैर, यहाँ पर कुछ ओवर राइटिंग हो गई नोट्स में, तो आप नीचे कहीं चले गए हैं, प्रॉब्लम वो देखते हैं। ये गिव्स फ्री एनर्जी का। ओके, तो एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर, तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, और ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, टोटल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर। तो कुल मिला के जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये टर्म कि इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो आएंगे वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में हम समझ, आपको मालूम है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं है, इसका मतलब वो सब्सटेंस परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं है। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है एक्स सॉलिड, ये कन्वर्ट होता है एक्स लिक्विड में, ये कन्वर्ट होता है एक्स गैस में, तो इसकी एंट्रोपी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? ये सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। और लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होगा? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक लिक्विड तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा ना, उस समय तो उसका फेज चेंज नहीं होगा। और आपको मैंने एंट्रोपी के फॉर्मूले बताए हुए हैं कि फेज चेंज पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो जरा सोचो कि ये 0 केल्विन से स्टार्ट हुआ, 0 केल्विन से अगर स्टार्ट हुआ, इसका मतलब आप जरा समझो, डेल्टा एस टोटल हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो सिस्टम सॉलिड ही रहा होगा ना, तो 0 केल्विन से टी मेल्टिंग पॉइंट तक तो वो सॉलिड रहेगा। यानी हम निकालेंगे डेल्टा आर सी पी एम ऑफ सॉलिड डी टी अपॉन टी प्लस, अब जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचते ही वो मेल्ट होना शुरू होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है और वहाँ फेज चेंज होता है। फेज चेंज होता है तो आप वहाँ डेल्टा एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, मैंने आपको यही तो बोला था, और टी मेल्टिंग पॉइंट, कि जहाँ फेज चेंज होता है वहाँ ये फॉर्मूला लगाना है। प्लस अब वो मेल्ट हो गया, लिक्विड हो गया, तो अब मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड होने के बाद में, तो यहाँ से वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक लिक्विड रहेगा, यानी टी बॉइलिंग पॉइंट। यानी आप लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा आर सी पी एम ऑफ लिक्विड डी टी अपॉन टी, राइट। इसके बाद में जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या घटना होगी? इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा, यानी वहां फेज चेंज हो जाएगा। वहां पर फिर से चेंज आया, फेज चेंज होना शुरू हुआ, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप फिर क्या लिखेंगे वहां पर? ये प्लस का साइन है तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद में वो सिस्टम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से और बढ़ के किसी टी टेम्परेचर पहुंचता है, यानी टी बॉइलिंग पॉइंट से लेकर टी तक। हम इसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा आर सी पी एम ऑफ गैस डी टी अपॉन टी। ये सारी स्टेप्स है, तो आपको जो स्टेप पे जो क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे सॉल्व करो। इसका ग्राफ भी आपने पढ़ रखा है, बड़ा सिंपल ग्राफ है इसका। ये है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, 0 केल्विन से शुरू किया, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से शुरू कर देता हूँ उसको। ये ग्राफ पहले उसमें एंट्रोपी बढ़ी और टेम्परेचर ही बढ़ा, उसके बाद जहाँ पर फेज चेंज आया वहाँ पर ग्राफ कांस्टेंट हो गया, यानी कि वहाँ पर एंट्रोपी तो बढ़ी लेकिन बॉइलिंग उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। ये मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में जब वो पूरा मेल्ट हो गया, तो यहाँ पर फिर उसमें लिक्विड की एंट्रोपी बढ़ रही है और टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। फिर उसका जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट पर फिर से ग्राफ में केवल एंट्रोपी बढ़ी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में फिर जब वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसका ग्राफ इधर बढ़ा। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे जो टिल्टेड लाइन है उसमें लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर दूसरी टिल्टेड लाइन पर फर्स्ट में सॉलिड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर सॉलिड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर लिक्विड एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर
गैस फेज एग्जिस्ट करता है। ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस हो रही थी और यहाँ पर वेपराइजेशन हो रहा था, और ये आपने सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। ये टैफीग्राफ है। नाउ नेक्स्ट इज गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जी, वापस ध्यान से सुन लो, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सॉरी डेल्टा टी एस, डेल्टा टी एस, ये टर्म हम यूज करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टी डेल्टा एस लिखेंगे, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो एस डेल्टा टी लिखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो फॉर्मूला यूज होता है वो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यूज होता है। सो आप इसको याद रखें। यानी कि एट T1 टेम्परेचर अगर हम बात करें, T1 टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा Rg1 गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शन, कोई हम रिएक्शन के लिए बात करें तो डेल्टा Rg1 इज इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, फॉर केमिकल रिएक्शन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Rg इक्वल टू डेल्टा RH माइनस टी डेल्टा RS, राइट। डेल्टा RH टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, आपने पढ़ा है डेल्टा R CPM T2 माइनस T1, डेल्टा RS भी आपने पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर एट T1 टेम्परेचर डेल्टा Rg इज इक्वल टू डेल्टा Rg1 इक्वल टू डेल्टा RH1 माइनस T1 डेल्टा RS1। एट T2 टेम्परेचर डेल्टा Rg2 इज इक्वल टू डेल्टा RH2 माइनस T2 डेल्टा RS2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर मान लीजिए बोला गया है क्वेश्चन में, इफ डेल्टा RH एंड डेल्टा RS आर टी इंडिपेंडेंट, टी पर डिपेंड नहीं करते, आर ऑफ टी इंडिपेंडेंट, तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि डेल्टा RH1 जितना है वही डेल्टा RH2 कहलाएगा, एंड डेल्टा RS1 जितना है वही डेल्टा RS2 कहलाएगा। हाँ, अगर कई बार ये नहीं बोला गया है कि टी इंडिपेंडेंट है तो उसमें बताया जाता है कि डेल्टा आर CPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है एंड डेल्टा आर CPM में चेंज नहीं आ रहा, तब भी डेल्टा RH और डेल्टा RS टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस केस में जहाँ पर डेल्टा RH2 है उसकी जगह आप डेल्टा RH1 लिख सकते हैं, और जहाँ डेल्टा RS2 है उसकी जगह आप डेल्टा RS1 की ही वैल्यू डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते टाइम ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा Rg2 इक्वल टू डेल्टा RH1 माइनस T2 डेल्टा RS1। यानी कि आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर केवल टेम्परेचर में T2 में चेंज मिलेगा, बाकी वही चीज़ें सेम लिखी गई हैं। यानी कि आपको डेल्टा Rg2 कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है, और मोस्ट ऑफ द केस में ये दिया रहेगा कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, डेल्टा RH एंड डेल्टा RS। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिएक्शन के लिए निकालना है डेल्टा Rg तो आपको पहले ही बताया कि डेल्टा Rg होता है टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी न्यू पी ऑफ डेल्टा Fg ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू पी ऑफ डेल्टा Fg ऑफ रिएक्टेंट। अब गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन की टर्म में दिया तो फॉर्मेशन की टर्म में लिखो, मोलर की टर्म में दिया तो मोलर की टर्म में लिखो, जिस टर्म में दिया है वैसे सॉल्व करो। हाँ, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया हुआ है, डेल्टा Rg डिग्री इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा Fg डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा Fg डिग्री ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें समझने वाली बात यह कि मैंने जस्ट इससे पहले कुछ देर पहले बताया था कि डेल्टा Fg डिग्री हो, डेल्टा FH डिग्री हो, डेल्टा RU डिग्री हो, डेल्टा RS डिग्री हो, डेल्टा RCPM डिग्री हो, ये सारी डेल्टा FCPM डिग्री, ये सारी टर्म जीरो होती हैं। किसके लिए? स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के लिए। तो आप वो टर्म यहाँ भी याद रखें। डेल्टा जी एंड नॉन पी वर्क। नॉन पी वर्क कौन सा होता है? जो बैटरी वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज वन टाइप ऑफ नॉन पी वर्क, राइट। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा Rg इक्वल टू W नॉन पीवी वर्क बोलते हैं हम इसको, नॉन पीवी वर्क, या इसको हम बोलते हैं यूजफुल वर्क, और इलेक्ट्रिकल वर्क इज वन टाइप ऑफ नॉन पीवी वर्क, यानी डेल्टा Rg इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल वर्क। ये आप याद रखें। एक तो जो बैटरी है, आपने मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी है, आपने उसे चार्जिंग में लगा दी, इन्वर्टर की बैटरी 50% चार्ज है, तो वो यूजफुल वर्क कितना देगा?
50% ही देगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और बैटरी और चार्ज हो रही है, यानी कि अब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो बैटरी की इंटरनल एनर्जी है, बैटरी के अंदर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम उसको बोलते हैं यहाँ पर गिव्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी अगर गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है यानी सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो डेल्टा आर जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा आर जी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो यूजफुल वर्क कर सकता है बाद में। तो हम यहाँ देखो डेल्टा आर जी के आगे साइन पॉजिटिव है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के आगे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब डब्ल्यू के आगे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अगर यहाँ पर डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क ये लिखा होता, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू गिव्स एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, डिस्चार्जिंग भाई सिस्टम वर्क कर रहा है तो गिव्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर चार्जिंग ऑफ बैटरी है, राइट। ये नॉन पी वर्क का टर्म चलेगा। नॉन पी वर्क में वैसे आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, आपने डेल्टा आर जी अगर आपको निकालना है तो आप, चलो खैर उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने रिवीजन में पढ़ लें। डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, एक तो है डेल्टा आर एस टोटल, डेल्टा आर एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा आर जी लेस देन जीरो। तो डेल्टा आर जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनिटी शो करता है, तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है वो हम यहाँ देखकर बता सकते हैं। आप देखो यहाँ पर कुछ केसेस मैं बना देता हूँ। अगर डेल्टा आर एच पॉजिटिव है और डेल्टा आर एस नेगेटिव है तो आपके पास फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर डेल्टा आर जी इक्वल टू होता है डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। तो इसमें हम ये वैल्यू डालेंगे, तो डेल्टा आर एच पॉजिटिव है यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा आर एस नेगेटिव है तो आपने डेल्टा आर एस की वैल्यू नेगेटिव डाल दी यहाँ पर। तो आप देखो ओवरऑल ये डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का इंटू होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, एसपी फॉर स्पॉन्टेनियस। अब बात ये आती है कि डेल्टा आर जी जो नेगेटिव आ गया, आपको डेल्टा आर जी नेगेटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा आर जी पॉजिटिव इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड केस, अगर मान लीजिए डेल्टा आर एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो और डेल्टा आर एस पॉजिटिव है, तो इस केस में देखो डेल्टा आर एच की जगह नेगेटिव डालोगे, डेल्टा आर एस की जगह पॉजिटिव डालोगे, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब डेल्टा आर जी नेगेटिव आया, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि आपने डेल्टा आर एच की जगह पॉजिटिव वैल्यू डाली, डेल्टा आर एस की जगह भी पॉजिटिव वैल्यू डाली, तो अब वैल्यू कौन सी ज़्यादा आएगी, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो इसमें दो केस बन जाते हैं, एक एट लो टेम्परेचर और एक दूसरा होता है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर बोला गया है इसका मतलब डेल्टा आर एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा आर एस से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो आप ज़रा ध्यान से देखो, टी डेल्टा आर एस की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव थी क्योंकि डेल्टा आर एस पॉजिटिव था, तो डेल्टा आर एच की वैल्यू पॉजिटिव थी यानी हमारे पास साइन कौन सा आया, पॉजिटिव आया। और अगर साइन पॉजिटिव आया इसका मतलब ये कि ये प्रोसेस कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा आर एच ज़्यादा है, लो टेम्परेचर है। इसी टाइप से आपने यहाँ पर देखा दूसरा, अगर मान लीजिए एट हाई टेम्परेचर बोलते हैं, हाई टेम्परेचर बोलते हैं इसका मतलब डेल्टा आर एच की वैल्यू, सॉरी कोई गलत हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, इसको सही कर लेते हैं। ये लो टेम्परेचर बोला था मैंने और साइन गलत लगा दिया, मैंने बोला एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर यानी टी डेल्टा आर एस का टर्म कम होगा, टी डेल्टा आर एस का टर्म, यानी कि अगर टी डेल्टा आर एस कम है, आप देखो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, लो टेम्परेचर है, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, राइट। डेल्टा एच ज़्यादा है, टी डेल्टा एस कम है। दूसरा केस एट हाई टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, हाई टेम्परेचर में डेल्टा आर एच इज लेस देन टी डेल्टा आर एस। अब टी डेल्टा आर एस ज़्यादा है और टी डेल्टा आर एस का वैल्यू टोटल नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
प्लीज़ ध्यान से कंसीडर कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बोलते टाइम में और समझाते टाइम में ध्यान बहुत रखना पड़ता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर दोनों साइन नेगेटिव होते, नेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा आर एच नेगेटिव है और टी डेल्टा आर एस नेगेटिव है। इसमें भी वही केस बन गए, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो एट लो टेम्परेचर पर फिर वही केस, डेल्टा आर एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा आर एस। अब आप देखो डेल्टा आर एच का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। इसी टाइप से एट हाई टेम्परेचर बात करें, हाई टेम्परेचर पर डेल्टा आर एच इज लेस देन टी डेल्टा आर एस, और टी डेल्टा आर एस का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा आर एस नेगेटिव है और डेल्टा आर एस नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ में पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा आर जी का साइन पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर इसमें कोई मिसप्रिंटिंग हो गई है, धोखे से कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे कंसीडर कर लेना। इसमें एक फॉर्मूला और हम डेराइव करते हैं, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला आता है ये सॉल्व करके। तो इसका यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी पर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर आईआईटी में। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट केस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है डी जी इक्वल टू वी डी पी। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डी जी इक्वल टू वी की जगह हम डाल सकते हैं आइडियल गैस के लिए एन आर टी अपॉन पी डी पी। इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। इंटीग्रेट किया पी वन से पी टू तक। तो आप जरा समझो, ये फॉर्मूला आपने पहले भी कभी पढ़ा था, यानी आप इसको लिख सकते थे माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। जैसे आप लिख सकते थे माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। याद करो, ये रिवर्सेबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला है, वर्क रिवर्सेबल आइसोथर्मल। यानी कि अब आपको एक बात और पता चल गई कि डेल्टा जी रिवर्सेबल आइसोथर्मल वर्क के बराबर होता है। और आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इस फॉर्मूले में केवल इतना सा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं यानी P2 बढ़ाते हैं तो गिब्स एनर्जी बढ़ती है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से है, हम गिब्स एनर्जी वर्सेस प्रेशर बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चेंज मिलता है हमको गैस में, उससे कम चेंज मिलता है हमको लिक्विड में, और उससे कम चेंज मिलता है हमको सॉलिड में। सॉलिड में चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो सॉलिड का ग्राफ आपको नहीं देखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज किस में मिलता है, गैस में। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गिब्स एनर्जी बढ़ेगी, ये इस ग्राफ में बताया गया है। इसी टाइप से अगर आप दूसरा केस देखते हैं इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट पी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी। तो डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी, यानी कि अगर इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे यानी गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी, क्यों डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो माइनस एस डेल्टा टी नेगेटिव होगा। तो इसमें ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा चेंज हमें किस में मिलेगा, गैस में देखने को, उससे कम चेंज किस में मिलेगा, लिक्विड में, और उससे कम चेंज ऑलमोस्ट सॉलिड में, नेग्लिजिबल चेंज आता है। नेक्स्ट, डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में। तो आपको ये बता दूं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी इज इक्वल टू जीरो हमेशा डालना है आपको इक्विलिब्रियम पर। तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हम लिख सकते थे यहाँ पर डेल्टा आर जी डी डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, अगर इस वैल्यू को आप यहाँ लिख सकते हैं, ये डेल्टा आर जी डिग्री हमेशा इसके बराबर होगा। तो डेल्टा आर जी इक्वल टू, एक फॉर्मूला और सुन लो, ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस आर टी एल एन के ई क्यू प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला कुछ कुछ क्वेश्चन में बड़ा काम का होता है। डेल्टा आर जी इक्वल टू आर टी एल एन क्यू अपॉन के ई क्यू।
हम नोट्स में कई बार इसको नहीं लिखाते हैं, हम सोचते हैं बच्चा अपने आप इसको सॉल्व करेगा। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक अप्रोच। थर्मोडायनेमिक अप्रोच में जरा समझो, यहाँ आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू डेल्टा आर एच डिग्री माइनस टी डेल्टा आर एस डिग्री, ऊपर कहीं पढ़ा था। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के ई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर एच डिग्री माइनस टी डेल्टा आर एस डिग्री। और ये टर्म एल एन के ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर टी। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर के ई क्यू इज इक्वल टू K1 या के ई क्यू वन। एट T2 टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू टू को हम के ई क्यू को लिखेंगे के ई क्यू टू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल एन के ई क्यू वन, सॉरी एल एन के ई क्यू टू इज डिवाइडेड बाय के ई क्यू वन इज इक्वल टू, चलो मैं आपको इसमें पूरा डेरिवेशन बता देता हूँ उसका। तो देखो जरा, T1 टेम्परेचर फॉर्मूला बना हमारा एल एन के ई क्यू वन इक्वल टू डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर टी वन। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया हमने। इसी टाइप से एल एन के ई क्यू टू इज इक्वल टू डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एस, सॉरी डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर टी वन था। ऐसी डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर टी टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो आपके पास फॉर्मूला क्या मिलेगा, एल एन के ई क्यू टू इज डिवाइडेड बाय के ई क्यू वन इक्वल टू डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर इन दी ब्रैकेट 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। आई थिंक सो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसके बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, तो उसके लिए डेल्टा आर एच हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा आर एच पॉजिटिव होगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करने पर के की वैल्यू कम होगी। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो डेल्टा आर एच डिग्री नेगेटिव होगा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डिक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के इंक्रीज होगा। क्लियर? और ये ऑलमोस्ट थर्मोडायनामिक फिनिश। क्लियर?